ये कहानी एक ऐसे खौफनाक समय की है जब एक दिन अचानक आसमान से जहरीली बर्फ गिरने लगती है। जो भी इस बर्फ के संपर्क में आया वह एक एक करके मर गया। सिर्फ एक दिन में लगभग 80% इंसान खत्म हो गए। ना मोबाइल, ना गाड़ियां, ना हथियार, सब कुछ बर्फीले हमले से खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ था उस दिन, चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हुआन को दिखाया जाता है जो एक मिडिल क्लास आदमी है। वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलने जा रहा होता है जो एक कार रिपेयर की दुकान चलाता है। अजीब बात यह है कि दुकान में ज्यादा गाड़ियां नहीं है। उसी रात हुआन अपने 3 दोस्तों के साथ बैठकर ताश खेल रहा होता है। इनकी दोस्ती 30 साल से भी ज्यादा पुरानी है और आपस में गजब की बॉन्डिंग है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि उसके 3 दोस्त कौन हैं। पहला है घर का मालिक टानो, दूसरा है थोड़ा सा गंजा दोस्त और तीसरा है सफेद बालों वाला बुजुर्ग आदमी। अचानक पूरे घर की बिजली चली जाती है और सबका मूड खराब हो जाता है। हुआन मोबाइल निकाल कर चेक करता है, लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि फोन पूरी तरह हैंग हो चुका है। सिर्फ उसी का नहीं बल्कि कमरे में मौजूद हर किसी का फोन काम करना बंद कर देता है। तभी बाहर से अचानक भारी भारी आवाजें आने लगती हैं, जैसे कोई चीज आसमान से गिर रही हो। तभी टानो की पत्नी चीखती है और बताती है कि नीचे एक आदमी अचानक बेहोश होकर गिर गया है। सब लोग खिड़की से बाहर झांकते हैं और देखते हैं कि हवा में सफेद कण तैर रहे हैं, बिल्कुल बर्फ की तरह। ये नजारा और भी डरावना इसलिए है क्योंकि उस वक्त अर्जेंटीना में भीषण गर्मी का मौसम चल रहा होता है। ऐसे मौसम में बर्फ गिरना नामुमकिन है। तभी बाहर सड़क पर खड़ी गाड़ियां एक एक करके कंट्रोल खोने लगती हैं। ड्राइवर्स ऐसे लगते हैं जैसे अचानक बेहोश हो गए हों। ये देखकर सब लोग घबरा जाते हैं और नीचे जाने का प्लान कैंसिल कर देते हैं। टानो लैंडलाइन फोन से पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उधर से सिर्फ अजीब सी आवाज आती है। हर चीज ये इशारा कर रही होती है कि बाहर कुछ बहुत गलत हो चुका है। सफेद बालों वाला दोस्त जैसे ही शीशे को छूता है उसे तेज ठंड महसूस होती है। उसे अपनी पत्नी और बच्चों की चिंता सताने लगती है और सबके मना करने के बावजूद वो बाहर निकल जाता है, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वो जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। अब ये साफ हो जाता है कि बाहर गिर रही ये बर्फ जहरीली है और जो भी इसे सांस के साथ अंदर लेता है उसकी मौत तय है। कुछ ही देर में घर का तापमान तेजी से गिरने लगता है और सब लोग मोटे कपड़े पहन लेते हैं। टानो, जो कम्युनिकेशन का जानकार है, अंदाजा लगाता है कि ये सब शायद सोलर स्टॉर्म की वजह से हो रहा है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब हो गई हैं। बाहर पूरी सड़क पर सन्नाटा छाया होता है। पूरा इलाका किसी भूतिया शहर जैसा लगने लगता है। तभी सामने वाली बिल्डिंग में अचानक लाइट जलती है। एक पड़ोसी खिड़की पर आता है और इशारों इशारों में कुछ समझने की कोशिश करता है। हुआन और बाकी लोग उसे खिड़की न खोलने का इशारा करते हैं, लेकिन वो गलत समझ लेता है। जैसे ही वो सिर बाहर निकालता है, जहरीली बर्फ उसकी जान ले लेती है। अंदर मौजूद उसकी पत्नी आवाज सुनकर आती है, लेकिन अगले ही पल वो भी वहीं ढेर हो जाती है। ये मंजर देखकर सब लोग अंदर से टूट जाते हैं। हुआन को अब अपनी पत्नी एलेना और बेटी की चिंता सताने लगती है। जैसे जैसे सुबह होने लगती है, वो फैसला करता है कि उसे किसी भी हाल में घर लौटना होगा। दोस्त उसकी मदद करते हैं, उसे मोटे कपड़े पहनाते हैं, घर में रखा मास्क और दस्ताने देते हैं। सबका मानना होता है कि अगर शरीर ढका रहे तो शायद बर्फ नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हिम्मत जुटाकर हुआन बाहर निकलता है और सच में बर्फ उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाती। अब ये साफ हो जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ साथ सारी मॉडर्न गाड़ियां भी बंद हो चुकी हैं। हुआन पैदल ही घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में वो अपने दोस्त की लाश को देखता है और भारी मन से आगे बढ़ जाता है। यहीं से उसकी असल सर्वाइवल जर्नी शुरू होती है, जो इंसानियत और सर्वनाश की कहानी बनने वाली होती है। कुछ ही देर में हुआन अपने दोस्त वाले इलाके से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो नजारा उसके सामने आता है वो दिमाग हिला देने वाला होता है। पूरी की पूरी सिटी पर एक अजीब सी खामोशी छाई होती है। जहाँ तक नजर जाती है हर जगह सिर्फ लाशें ही लाशें पड़ी हैं। साफ पता चलता है कि ये जहरीली बर्फ लोगों को संभलने का एक मौका भी नहीं दे पाई। किसी को समझ ही नहीं आया कि जो चीज आसमान से गिर रही है वही मौत बन जाएगी। हालात इतने डरावने हैं कि सड़क पर ही नहीं बल्कि बिजली के खंभों पर भी लाशें लटकी हुई हैं। लगता है कोई लाइनमैन मरम्मत करते वक्त वहीं ढेर हो गया था। हड्डियां जमा देने वाली ठंड और जहरीली बर्फ के बीच हुआन अपनी जैकेट कसकर पकड़ता हुआ आगे बढ़ता रहता है। वैसे तो उसके घर की दूरी सिर्फ करीब 5 किलोमीटर है, लेकिन हर कदम पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा होता है। धीरे धीरे वो आसपास के हालातों का आदी होने लगता है और डर सुनने पड़ने लगता है। तभी अचानक एक तेज सीटी की आवाज सुनाई देती है। आवाज की तरफ देखता है तो बर्फ के बीच एक फौजी वर्दी में खड़ा सिपाही दिखाई देता है। हुआन कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो शख्स गायब हो जाता है। बिना ज्यादा सोचे वो एक शॉर्टकट रास्ता पकड़ लेता है। थोड़ी देर बाद उसे एक भयानक नजारा दिखता है। रेलवे ट्रैक के पास खड़ी एक ट्रेन, चारों तरफ बिखरी लाशें ये बताती हैं कि लोग जान बचाने के लिए ट्रेन से उतरे होंगे, लेकिन जहरीली बर्फ ने किसी को छोड़ा नहीं। हुआन सोचता है कि शायद ये आफत सिर्फ शहर तक सीमित होगी, लेकिन अब समझ आता है कि जहाँ भी ये बर्फ गिरी है वहाँ मौत ही मौत है। जैसे ही वो वहां से जाने की सोचता है, अचानक अंदर से खटखटाने की आवाज आती है। गौर से देखने पर पता चलता है कि ट्रेन के अंदर कुछ लोग जिंदा हैं। उन्हें भी समझ आ चुका है कि बाहर निकलना मौत को बुलाने जैसा है। तभी एक लड़की शीशे पर उंगली से एक ही शब्द लिखती है, हेल्प। साफ दिख रहा होता है कि वो किसी भी हाल में वहां से निकलना चाहती है।
इंसानियत के नाते हुआन धीरे धीरे ट्रेन के उस हिस्से तक जाता है जहां बर्फ अंदर नहीं आई थी। अंदर करीब दर्जन भर लोग दुबके हुए होते हैं। मास्क की वजह से कोई बोल नहीं सकता, इसलिए सब इशारों में बात करते हैं। वो लोग बताते हैं कि पिछले 6 घंटों में जिसने भी बाहर निकलने की कोशिश की वो वापस नहीं लौटा। ट्रेन के अंदर ठंड बढ़ती जा रही है और कोई समाधान नजर नहीं आ रहा। हुआन वादा करता है कि अगर उसे कोई सुरक्षित जगह या संगठन मिला तो वो मदद भेजेगा। बैग खोलते वक्त उसे एहसास होता है कि उसके पास एक पिस्तौल है जो उसके दोस्त टानो ने दी थी। शायद टानो इंसानी स्वभाव को उससे बेहतर समझता था। लोगों के रोकने के बावजूद हुआन ट्रेन छोड़कर निकल जाता है क्योंकि उसके लिए सबसे जरूरी उसकी पत्नी और बेटी है। कुछ देर बाद वो अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में पहुंचता है। हालात वैसे ही होते हैं जैसे उसने सोचा था। हर तरफ लाशें। एक टूटा हुआ दरवाजा पार करते हुए वो अंदर जाता है और देखता है कि एक कुत्ता हेलमेट पहने हुए मरा पड़ा है। इससे साफ होता है कि लोगों ने बचने की कोशिश जरूर की थी। हल्की सी रोशनी के सहारे वो 18वीं मंजिल तक पहुंचता है जहां कुछ लोग जिंदा मिले। बिना किसी से बात किए वो सीधे अपने फ्लैट में घुस जाता है। घर के अंदर का हाल देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फर्नीचर बिखरा हुआ है जैसे कोई लूटपाट हुई हो। पत्नी और बेटी घर पर नहीं होती। इसी बीच आवाज आती है और वो एक अजनबी आदमी को पकड़ लेता है जो खुद को बिल्डिंग का वॉलंटियर बताता है और दवाइयां इकट्ठा करने की बात करता है। पड़ोसी उसकी बात कंफर्म कर देते हैं। तभी वो आदमी हुआन के हाथ की तरफ देखता है और पूछता है, ये बर्फ है क्या? उसी पल हुआन की पत्नी एलेना सामने आती है। वो सबको बाहर भेज देती है और बताती है कि उसने कल रात मैसेज किया था कि बेटी दोस्त के घर सोने गई है। हुआन को ये बात पता ही नहीं थी। बर्फ गिरने के बाद से एलेना को बेटी का कोई मैसेज नहीं मिला है। इससे हुआन का गुस्सा फूट पड़ता है क्योंकि एलेना को ये भी नहीं पता कि बेटी किस दोस्त के घर गई थी। दोनों तय करते हैं कि बेटी के स्कूल जाकर सुराग ढूंढेंगे। जैसे ही हुआन बाहर निकलता है पूरी बिल्डिंग के लोग उसे घेर लेते हैं। सब जानना चाहते हैं कि वो बाहर कैसे जिंदा रहा। हुआन समझाता है कि बर्फ हवा में तैरते वक्त ही जहरीली है, जमीन पर गिरने के बाद असर खत्म हो जाता है। लेकिन लोग भरोसा नहीं करते। एक गंजा आदमी उसके मास्क को जबरदस्ती लेना चाहता है, ये कहकर कि पूरी बिल्डिंग को पानी लाने के लिए बाहर जाना है। मजबूर होकर हुआन पिस्तौल निकाल लेता है और साफ कह देता है कि वो कोई मसीहा नहीं है। उसे पहले अपनी बेटी ढूंढनी है। डर के मारे लोग पीछे हट जाते हैं, लेकिन नीचे पहुंचते ही वही गंजा आदमी हथियार लेकर पीछा करता है। अफरा तफरी में हुआन और एलेना दूसरी मंजिल के एक फ्लैट में फंस जाते हैं। बाहर से दरवाजा तोड़ा जा रहा होता है। हुआन आखिरी मास्क एलेना को पहनाता है और उसे नीचे कूदने को कहता है। एलेना कार पर कूद जाती है, लेकिन हुआन खुद प्लास्टिक बैग से सांस लेने की कोशिश करता है। ये जुगाड़ ज्यादा देर नहीं चलता। कुछ ही दूरी पर वो ऑक्सीजन की कमी से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है वो खुद को एक गाड़ी में पाता है। चारों तरफ मास्क पहने लोग बैठे होते हैं। ड्राइविंग सीट से जो आवाज आती है वो उसके दोस्त टानो की होती है। पता चलता है कि सिर्फ पुरानी एंटीक कारें ही चल रही हैं। टानो ने फायर स्टेशन से और मास्क जुटाए और हुआन को बचा लिया। यही कहानी एक नए लेवल पर चली जाती है। टानो की वर्कशॉप पहुंचते ही हुआन को थोड़ी राहत मिलती है। यहाँ उन्हें बड़ी संख्या में मास्क और कुछ हथियार भी मिल जाते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद हुआन और एलेना तय करते हैं कि अब एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जा सकता। दोनों सीधे बेटी के स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। करीब आधे घंटे बाद जब वो स्कूल पहुंचते हैं तो पूरा कैंपस वीरान पड़ा होता है। न कोई बच्चा न कोई टीचर। क्लासरूम के बाहर लगे डिस्प्ले बोर्ड पर एक फोटो टंगी होती है जिसमें उनकी बेटी कुछ बच्चों के साथ दिख रही होती है। एलेना तुरंत पहचान लेती है कि इनमें से एक वही दोस्त है जिसके घर बेटी गई होगी। योजना बनती है। हुआन आसपास कोई चलने वाली पुरानी कार ढूंढेगा और एलेना ऑफिस से बच्चों की फाइलें निकालकर उस दोस्त का एड्रेस पता करेगी। शुरुआत में सब ठीक चलता है, लेकिन तभी एलेना को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह बाहर जाकर देखती है तो पता चलता है कि एक दरवाजे के पीछे किसी को बंद किया गया है। दरवाजे की दरार से झांकने पर अंदर एक लड़का दिखाई देता है जो गुस्से में चीनी भाषा में गालियां बक रहा होता है। इसी बीच हुआन वापस लौट आता है। एलेना उसे पूरी बात बताती है। हुआन शुरू में इसमें नहीं पड़ना चाहता, लेकिन एलेना की इंसानियत के आगे वह झुक जाता है। वह एक थप्पड़ मारकर लड़के को शांत करता है। लड़का बताता है कि उसके क्लासमेट्स ने जानबूझकर उसे यहाँ बंद कर दिया था और वह एक दिन एक रात से फंसा हुआ है। हुआन साफ कह देता है कि कोई उसे बचाने नहीं आएगा क्योंकि बाहर जहरीली बर्फ गिर रही है और लोग बिना जाने मर चुके हैं। लड़का यह सब मानने को तैयार नहीं होता और बाहर निकलकर देखने की कोशिश करता है, लेकिन मैदान में पड़ी लाशें देखकर वह वहीं रुक जाता है। वे सभी वही बच्चे होते हैं जिन्होंने उसे बंद किया था। एलेना उसे पूरी कहानी समझाती है और फिर वह फोटो दिखाती है। लड़का बस एक नजर डालता है और तुरंत पहचान लेता है वह लड़की उसकी बहन है। यह सुनकर हुआन और एलेना को उम्मीद की एक किरण दिखती है। लगता है कि उनकी मदद बेकार नहीं जाएगी। बिना वक्त गंवाए तीनों उस पुरानी गाड़ी में बैठते हैं और सीधे लड़के के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में ठंड और सन्नाटा दोनों ओर ज्यादा डरावने लगने लगते हैं। घर पहुंचने पर हुआन लड़के से कहता है कि वह गाड़ी में ही रुका रहे, जबकि वह और एलेना अंदर जाकर किसी को ढूंढते हैं। काफी देर तक दरवाजा खटखटाने पर भी कोई जवाब नहीं मिलता तो हुआन आखिरकार दरवाजा लात मारकर तोड़ देता है। यह देखकर लड़के का दिल बैठ जाता है और उसे कुछ गलत होने का एहसास होने लगता है। हुआन अंदर घुसते ही अपनी बेटी का नाम लेकर आवाज लगाता है, लेकिन पूरा घर खामोश रहता है। वे पीछे के आंगन की ओर जाने वाले गलियारे से गुजरते हैं और वहाँ का दृश्य देखकर
हुआन का दम घुटने लगता है। स्विमिंग पूल के पास 8 लोग अलग अलग हालत में मरे पड़े होते हैं, ज्यादातर डाइनिंग टेबल के आसपास। साफ है कि वे लोग बाहर खाना खा रहे थे, तभी जहरीली बर्फ गिरनी शुरू हुई। हुआन दिल पर पत्थर रखकर लाशों को ध्यान से देखने लगता है। वह एक लड़की का सिर उठाकर देखता है, लेकिन वह न तो उसकी बेटी होती है और न ही वह लड़की जिसे वे ढूंढ रहे थे। उसी पल उसे शक होता है कि शायद लड़के ने उनसे झूठ बोला है, क्योंकि सामने की हकीकत कुछ और ही बता रही थी। एलेना लड़के को संभालती है और उसे शांत करती है। ऐसी स्थिति के लिए वे मानसिक तौर पर पहले से तैयार थे। कुछ देर बाद लड़के को तेज बुखार चढ़ जाता है, शायद लंबे वक्त तक ठंड में फंसे रहने की वजह से। आपस में बात करके हुआन और एलेना तय करते हैं कि वे उसे अपने साथ ले जाएंगे। वैसे भी लड़के ने अभी तक उस सहेली के घर का पूरा पता नहीं बताया था। हुआन अंदर ही अंदर गुस्से में होता है। उसे लगता है कि वह खुद को एक बच्चे के झूठ के सहारे यहाँ तक खिंचवाता चला आया। रास्ते में उन्हें एक मेडिकल स्टोर दिखता है। हुआन तुरंत गाड़ी रोककर बुखार की दवा ढूंढने अंदर जाता है। लड़के से उसे कोई खास लगाव नहीं होता, फिर भी एलेना का दिल अब भी इंसानियत की तरफ झुका रहता है। एलेना लड़के को एक खाली कमरे में सुला देती है और फिर अपने पति के साथ दवाइयां ढूंढने लगती है। तभी मेडिकल स्टोर के सामने वाले दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगती है। बाहर झांकने पर वे देखते हैं कि एक गर्भवती महिला खड़ी है। वह घबराई हुई आवाज में बताती है कि उसका पानी टूट गया है और उसे तुरंत मदद चाहिए। ये देखकर एलेना का दिल पिघल जाता है, लेकिन हुआन अब भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहता। वह मना करता है, लेकिन एलेना उसकी बात सुने बिना दरवाजा खोल देती है। जैसे ही वह महिला अंदर आती है, वह अचानक जोर जोर से हंसने लगती है। ऐसे हालात में अच्छाई का भी अक्सर बुरा नतीजा निकलता है। महिला के साथी तुरंत सामने आ जाते हैं। वे हुआन की गाड़ी की चाबी छीन लेते हैं और उसे और एलेना को एक कमरे में बंद कर देते हैं। किस्मत से तेज बुखार में तड़प रहा लड़का सब कुछ सुन लेता है। जैसे ही लुटेरे गाड़ी लेकर दूर निकल जाते हैं, वह बाहर से दरवाजा खोल देता है। कुछ देर बाद तीनों फिर से बर्फीले तूफान में लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। सड़क किनारे ढेरों गाड़ियां खड़ी होती हैं, लेकिन उनमें से कोई भी वह पुरानी एंटीक कार नहीं होती जो चल सके। जब वे पहले वाले ट्रेन स्टेशन के पास से गुजरते हैं, तो हुआन अचानक रुक जाता है। वह चौकन्ना होकर चारों तरफ देखता है और जो देखता है उससे उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह जहाँ पटरियों के पास ढेरों लाशें पड़ी थीं, अब वहाँ एक भी नहीं होती। जमीन पर सिर्फ बैग, जूते और कुछ बिखरा हुआ सामान बचा होता है। और भी डरावनी बात यह होती है कि स्टेशन के चारों तरफ लगी लोहे की जाली जैसे किसी जबरदस्त ताकत ने फाड़ दी हो। उसके कटे हुए किनारे बिल्कुल भी इंसानी औजारों जैसे नहीं लगते। हुआन पटरी के साथ साथ आगे बढ़ता है और उस ट्रेन तक पहुंचता है जिसमें सुबह लोग फंसे हुए थे, लेकिन वहाँ भी कोई लाश नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ अचानक हवा में गायब हो गया हो। हुआन ट्रेन में चढ़कर अंदर देखता है। जिस डिब्बे में पहले लाशें थीं, वह भी अब खाली होता है। जिस डिब्बे में जिंदा लोग छिपे थे, वहाँ सीटों पर अजीब सा चिपचिपा पदार्थ जमा होता है। ये साफ हो जाता है कि वे लोग किसी इंसान के हाथों नहीं मरे, शायद उनके साथ कुछ और भी ज्यादा भयानक हुआ है। उसी रात दिन में हुआन को लूटने वाला मर्द और औरत एक पेट्रोल पंप पर पहुंचते हैं। मर्द मास्क पहनकर बाहर उतरता है और पेट्रोल भरवाने लगता है, जबकि औरत गाड़ी में बैठकर म्यूजिक पर झूम रही होती है। तभी मर्द के पीछे से अजीब सी सरसराहट की आवाज आती है। वह टॉर्च जलाकर पीछे देखता है। अगली ही पल वह किसी चिपचिपे पदार्थ में फंसकर मर जाता है। उधर गाड़ी में बैठी औरत अब भी मस्ती में सिर हिला रही होती है। तभी उसे गाड़ी जोर से हिलती हुई महसूस होती है। वह सोचती है कि शायद उसका साथी मजाक कर रहा है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि मौत उसके बिल्कुल सामने खड़ी है। अगली सुबह हुआन लड़के से पता लेकर अपनी बेटी को खोजने अकेले निकल पड़ता है। दोस्त टानो उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता कि ऐसा करना बहुत खतरनाक है, जीवित बचने की संभावना बेहद कम है। हुआन किसी बहाने में नहीं पड़ता, बस सीधे पूछता है कि क्या वह उसकी कार इस्तेमाल कर सकता है। टानो नहीं मानता। इसी वजह से दो दोस्तों के बीच झगड़ा भी हो जाता है। इसके बाद हुआन पैदल निकल पड़ता है। उसे 17 ब्लॉकों को पार करना था अपनी बेटी तक पहुंचने के लिए। अगर केवल पैदल चलना हो तो भी आधा दिन का सफर होता है। चलते ही उसने रास्ते पर एक लाल पुरानी कार देखी। करीब जाकर देखा तो पता चला कि यह वही टानो की कार थी। थोड़ी बातें हुई और पुराने दोस्त की दोस्ती फिर से बहाल हो गई। अब उनकी नई और भी ज्यादातर डरावनी यात्रा शुरू होती है। रास्ते का माहौल बहुत ही अजीब था। शुरुआत से अंत तक उन्होंने कोई लाश नहीं देखी, लेकिन जमीन पर टूटी फूटी कार की चीजें बिखरी थीं। थोड़ी देर बाद उनकी पुरानी कार रुक जाती है। सामने की सड़क सैकड़ों गाड़ियों से बंद थी। मुरझाए हुए दरवाजे और टूटे हुए शीशे साफ दिखा रहे थे कि यह किसी इंसानी वजह से नहीं हुआ। जैसे ही वे दूसरी रास्ता तलाशने लगते हैं, दूर से इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जल्दी ही दर्जनों ट्रक जिनमें सैनिक भरे थे धीरे धीरे गुजरते हैं। उनके सामने खड़े अधिकारी ने देखा और चेतावनी दी कि शहर सैन्य घेराबंदी में है। अगर वे वापस नहीं लौटेंगे तो उन पर भी गोली चली जाएगी। बड़ा फौजी काफिला गुजरने के बाद हुआन ने उनके पीछे पीछे चलने का फैसला किया, लेकिन यह साहसिक कदम जल्दी ही सैनिकों के ध्यान में आ गया और उन्होंने उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। बर्फ पर गाड़ी फिसलती है और टानो की कार पलट जाती है।
इसी बीच पुल के दूसरी तरफ अजीब आवाजें आती हैं। अचानक विशालकाय एलियन कीड़े वहां दिखाई देते हैं। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि सैनिक हार मान जाते हैं। एक एक करके वे सैनिकों को पकड़ते हैं और खौफनाक चीखों के बीच उनका शिकार कर लेते हैं। ये कीड़े भली भांति छोटे कारों के बराबर थे। उनके कड़े कवच में इंसानी गोली का कोई असर नहीं होता। हुआन दूर से सब देख रहा था। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह एलियन हमला होगा। कीड़े हटने के बाद हुआन और टानो सावधानी से बाहर निकलते हैं और सैनिकों के गिरे हुए हथियार उठा लेते हैं। वे बर्फीले रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। शहर के चौक पर उन्हें बड़े बड़े घोंसले दिखते हैं। सोचने का समय भी नहीं था कि आगे से तेज कीड़ों की आवाज सुनाई देती है। दोनों जल्दी से एक कोने में छिप जाते हैं। जल्दी ही उन्होंने देखा कि एक विशालकाय कीड़ा एक लाश को खींचकर नीचे ले जा रहा है। यह दृश्य देखकर दोनों ओर तेजी से पीछे हटते हैं। हुआन फिसलकर दीवार से टकरा जाता है और आवाज से चारों तरफ का सन्नाटा टूट जाता है। नीचे से कीड़ों की सरसराहट सुनाई देती है। इस खतरे के बीच हुआन ने एक गोली चलाकर कीड़े के सिर को भेद दिया और चमत्कारिक रूप से उसे मार दिया, लेकिन राहत नहीं मिली। जमीन जोर से हिली और पास में एक इंसानी छाया दिखाई दी। हुआन और टानो डर के मारे भागते हैं। पीछे से अजीब आवाजें आती रहती हैं। पता चलता है कि कीड़े अब मृतक कीड़ों को खा रहे हैं। वे पूरी तरह पागल हो चुके थे। वे बर्फ पर बनी हुई निशानों का पीछा करते हुए अंततः एक घड़ी जैसी इमारत यानी चर्च के पास पहुंचते हैं। भारी लोहे के दरवाजे बंद थे। वे जितना भी पीटते हैं कोई जवाब नहीं आता। कीड़े लगभग उनके पास पहुंच ही रहे थे कि ऊपर से अचानक आग का गोला उनके ऊपर फेंका जाता है। ऊपर से देखा तो पता चलता है कि लोग आग उछाल रहे हैं। आग की दीवार ने कीड़ों को थोड़ी देर के लिए रोका। इस बीच हुआन और टानो चर्च में घुसकर सर्पिल सीढ़ियों से एक कमरे तक पहुंचते हैं। वहां 10 से ज्यादा जीवित लोग एकत्र थे। थोड़ी देर आराम करने के बाद किसी ने हुआन को बताया कि ये कीड़े आसमान से आ रहे हैं। अगर वह विश्वास नहीं करता तो ऊपरी मंजिल की खिड़की से देख सकता है। हुआन ने ऊपर देखा और उसके सामने डरावना दृश्य था। रात के अंधेरे में लाल रोशनी के जैसे तारे बादलों से होकर गुजर रहे थे। हर लाल किरण का मतलब था कि और कीड़े आने वाले हैं। तभी हुआन को समझ आता है कि उसकी बेटी के जीवित रहने की संभावना कितनी कम है। कुछ घंटों बाद हुआन को पता चलता है कि वहाँ के लोग जाने की योजना बना रहे थे, क्योंकि खाने की कमी गंभीर हो गई थी। मध्य रात्रि के समय कीड़ों के लौटने के बीच 10-15 लोगों का समूह चुपचाप चर्च से निकलता है। सड़क पर अजीब वातावरण है। आसमान से लाल सितारों जैसी चीजें गिर रही हैं। वे दीवार के पास चलते हुए एक पुल के नीचे पहुंचते हैं। लोगों को एक फटे हुए बस को पार करना था और फिर एक गुप्त रास्ते से आगे बढ़ना था। जैसे ही सभी धीरे धीरे चल रहे थे, अचानक कीड़े हलचल करने लगते हैं। हुआन एक मात्र बेटी की जोड़ी की मदद कर रहा था। तभी वह बस के अंदर फंस जाता है। टूटे हुए खिड़की से देखा तो कुछ विशालकाय कीड़े इधर उधर घूम रहे थे। एक कीड़ा अचानक रुकता है। लगता है कि उसने बस में अपना शिकार देख लिया। इसी खतरनाक वक्त में चर्च में 2 बुजुर्ग अंतिम ताकत लगाकर घंटी बजाते हैं। कीड़े तुरंत अपना ध्यान बदल लेते हैं और बाहर चले जाते हैं। हुआन बस के अंदर सांस रोककर इंतजार करता है। कीड़े चले जाने के बाद वह बाहर निकलता है। हुआन अब पूरी तरह सच को समझ चुका था। एलियंस की यह पूरी योजना इंसानों को खत्म करने और अपनी पकड़ बनाने की थी। उन्होंने देखा कि बर्फ की मौत, शहर की तबाही और बची हुई मानवता का भ्रम सब एलियंस की चाल थी। सेना की मदद से हुआन और उसके दोस्त शहर में सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचते हैं। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग पहले से ही बच गए थे और उन्हें आश्रय मिला था। सेना ने असली संकट और एलियंस के हमले से निपटने के लिए लोगों को व्यवस्थित करना शुरू किया। हुआन की बेटी को भी ट्रेनिंग दी जा रही थी। यह जानकर हुआन का दिल टूट गया। एलियंस अपनी अगली पीढ़ी के सैनिक बना रहे थे। उसने तुरंत योजना बनाई कि वह अपनी बेटी को बचाए और उसे इस ब्रह्मांडीय साजिश से दूर रखे। सेना के ठिकानों से हुई तैयारी के बीच हुआन और उसके दोस्त टानो ने शहर के केंद्र में रेडियो और संचार उपकरण स्थापित किए। यह कदम इसलिए था ताकि पूरे देश के बची हुई मानवता को सुरक्षित स्थानों का पता चल सके। एलियंस ने अब खुले रूप से हमला शुरू कर दिया। विशाल कीड़े और लाल रोशनी के झुंड शहर में गिर रहे थे। हुआन, टानो और सेना के लोग हर तरफ से घिरते हुए भी लड़ते रहे। उन्होंने हथियार उठाए, सुरक्षित मार्ग बनाए और बची हुई मानवता को सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया। इस बीच हुआन ने देखा कि उसके पुराने दोस्त और साथी जो पहले अलग हो गए थे अब उसकी मदद के लिए वापस आए। उन्होंने मिलकर शहर में फैल रही एलियंस की ताकत को चुनौती दी। कई हथियारों, घोंसलों और बर्फ के जहर का सामना करने के बाद हुआन ने आखिरकार अपनी बेटी को ढूंढ निकाला। उसकी बेटी को बचाना ही अब उसका मुख्य लक्ष्य था। सेना ने शहर में बची हुई मानवता को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए कार्य किए। हुआन ने अपनी बेटी को गोद में लिया, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित की और देखा कि बचे हुए लोग धीरे धीरे सुरक्षित ठिकानों में जा रहे थे। अंत में हुआन ने समझा कि यह पूरी घटना केवल इंसानों की कमजोरी और एलियंस की रणनीति नहीं थी। यह समाज और मानवता के भीतर की कमजोरियों, विश्वास और संघर्ष का परीक्षण भी था। हुआन और उसके साथी अब नए जीवन की ओर बढ़ते हैं। हालांकि शहर बर्बाद हो चुका था, लेकिन मानवता के कुछ हिस्से बच गए थे। सेना ने बचे लोगों को सुरक्षित स्थानों में रखा और उन्होंने एक नए भविष्य की नींव रखी। हुआन ने अपनी बेटी को गले लगाया और ठानी कि वह उसे कभी भी इस तरह के खतरे में नहीं आने देगा। लेकिन उसकी आंखों में डर और चिंता अभी भी मौजूद थी, क्योंकि उसने देखा कि बर्फ की मौत, एलियंस का हमला और इंसानी सत्ता की कमजोरी एक साथ कितनी खतरनाक साबित हो सकती थी। और यहीं पर हमारी कहानी खत्म हो जाती है।